नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बैठक, आत्मीय संवाद का एक ऐसा मंच जिसमें हम मिलते हैं कुछ ऐसे हस्तियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में न केवल खुद को गढ़ा है बल्कि जो अपने कार्यों से समाज और व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसी ही एक हस्ती, अंबिकापुर नगर के जाने माने जनप्रतिनिधि हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप नगर निगम अंबिकापुर में पिछले 6 बार से लगातार पार्षद का चुनाव जीतते आए हैं। पूर्व में आपने नगर निगम में MIC के सदस्य के रूप में, सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा चुके हैं और प्रदेश स्तर पर अगर बात की जाए तो श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में आप एक कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त सेवक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नगर निगम के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद जी की। आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हम बैठक के अंतर्गत आपके जीवन यात्रा को, आपकी राजनीतिक यात्रा को, प्रदेश की राजनीति में आपकी भूमिका को और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। नेताजी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी श्रोताओं को प्रणाम। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपके प्रारंभिक जीवन को, आपके बचपन को याद करना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सरगुजा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक कहा जाए ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है। आपका बचपन यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानना चाहेंगे, कहाँ हुई? अंबिकापुर में ही मेरा जन्म हुआ जी। मोमीनपुरा पराडांड बस्ती को बोलते हैं जी। जो रफ़ी अहमद की दवाई वार्ड क्रमांक 40 के रूप में जाना जाता है जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ और बचपन में जो एक आज का जो एक वातावरण देखने को मिलता है या जो आज का जो परिवेश है, जो खेल कूद की जो व्यवस्था है और पहले की जो व्यवस्था में काफ़ी अंतर। जी जी। कि पहले कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था जी। पहले तो धूल मिट्टी में खेला करते थे जी। वो हम लोग गिल्ली डंडा और ये बाटी वगैरह खेला करते थे। तो कहीं पे आम वाम फला है तो वहाँ जाके पत्थर मार रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, ऐसा रहता था पहले का जो एक बचपना था जी। और मेरे ख्याल से 99% लोगों का जो बचपना होगा मेरे एज ग्रुप के लोगों का लगभग इस तरीके का था। शासकीय स्कूल में प्राथमिक शाला जो पराडांड स्कूल है वहाँ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला था और उसके बाद मल्टीपर्पज़ में 6वीं 7वीं 8वीं की पढ़ाई मैंने की है और 9th 10th की शिक्षा नगर पालिका स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। 11th 11वीं मैं शिशु मंदिर में पढ़ा जी। और 12वीं जसपुर में पढ़ा। तो इस तरीके से मिला जुला रहा है। जी जी जी। जब आप अपने बचपन से युवा अवस्था में आते हैं और जब आप अपनी युवा अवस्था की शिक्षा लेते हैं और युवा अवस्था का जो आपका माहौल होता है, जो आपकी परिस्थितियां होती हैं, वो आपके भविष्य के, आपकी मानसिकता, आपके कार्य क्षेत्र को एक तरह से निर्धारित करती है, आपके सोच को निर्धारित करती है। आप आगे की शिक्षा कहाँ लिए और राजनीति में कहें या सार्वजनिक जीवन में आने का विचार आपका कब आपके मन में आया और कैसे आप आए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में? छोटे से ही मैं देखा कि जैसे हम लोगों का एक जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना 9वीं 10वीं के बाद से ही कुछ ज़्यादा हो गया था जी। और 12th के बाद ये था कि एक अपने साथियों का एक बड़ा समूह जैसा बन गया था जी। कहीं कोई सामाजिक कार्य हो या कहीं शादी ब्याह हो तो उसमें पहले जाते थे। तो किसी दोस्त की बहन की शादी है तो वहाँ बर्तन भी हम लोग साफ करते थे खुद से, लोगों को खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें चाहे वो कोई भी हो, जहाँ भी हम लोगों की दोस्ती रहती थी उसमें शामिल हुआ करते थे। कहीं कोई तकलीफ़ में रहता था तो उसकी मदद के लिए भी हम लोग जाया करते थे। तो ये स्टार्टिंग से रहा है
और इसके बाद की स्थिति जो बनी कि अभिनव टॉकीज पहले हुआ करता था जो बंद पड़ा हुआ है अंबिकापुर में जी। तो वहाँ हम लोग 140-50 की संख्या में बैठे रहते थे, गपशप किया करते थे। तो वहाँ अनिल सिंह कर्नल उनका एक उपाधि जैसा है, वो ऑफिशियल कर्नल नहीं है लेकिन उनके साथ जैसे वो एक दोस्ती थी, वो आते थे मेरे को सजेस्ट करते थे कि नहीं आप राजनीति में आ जाओ। अच्छा। और टीएस बाबा से जुड़ो, तो बहुत वो प्रयास करते थे। लेकिन करीब करीब मेरे ख्याल से 3 महीना लगातार प्रयास किए होंगे। उसके बाद मैं टीएस बाबा के पास पहली बार मिलने गया था उन्हीं के साथ। और फिर ये था कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, यूथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में मेरे को ब्लॉक महामंत्री बनाया गया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी जी। और आज तक अपन यहाँ तक का जो मुकाम तय किए हैं जी। तो उस समय से आज तक टीएस बाबा साहब के साथ हैं और उनके साथ रह के बहुत अच्छी चीज़ों को सीखने को भी मिला। जी। आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है वो गैर राजनीतिक रहा। आप मेरे ख्याल से पहले जनरेशन के होंगे अपने परिवार में जो राजनीति में है। मेरे परदादा तो जो वहाँ पे जो एक उनका था, तो एक सामाजिक तरीके से उनका जीवन यापन हुआ है जी। और मेरे फादर सर्विस में रहे जी। सर्विस में रहे और यहाँ सरगुजा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो पहला जनरेशन माना जाएगा जी। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि जनरली ये देखा जाता है कि विशेष करके जब आपके फादर सर्विस में हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के या तो व्यापार करें या नौकरी करें। आप जब राजनीति की तरफ मुड़े तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसा उनका व्यवहार था, या क्या वो कुछ आपको बोल रहे थे, चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? उस समय नौकरी बहुत सरल तरीके से लग जाया करता था जी। तो मेरे को शिक्षक वो बनवाए थे। अच्छा। मेरे पिताजी जी। और जसपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी और मेरे को बोले कि तुमको ज्वाइन करना है 1 जुलाई को। अच्छा। तो मैं बोला कि नहीं, मैं शिक्षक तो नहीं बनूंगा। तो बहुत वो समझाए मेरे को कि नहीं, शिक्षक बनोगे, स्कूल के बाद का टाइम जो खाली रहता है उसमें दूसरे काम को भी कर सकते हो जी। लेकिन मैं उनकी बात को टाला। और फिर ये हुआ कि सेकंड ये रहा कि वो मेरे को एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क बनाए थे जी। ट्राइबल डिपार्टमेंट में मेरी नियुक्ति करा रहे थे तो मैं उसमें भी सहमति नहीं दिया और उनको किसी तरीके से प्रयास किया समझाने का। फिर वो एक देवीगंज रोड में एक सिंगारिका करके एक दुकान थी। अच्छा। तो उसका बयाना दे दिए कि नहीं, ये दुकान तुमको खोलना है। वो मेरे लिए काफ़ी चिंतित थे कि ये लड़कों के साथ घूमते फिरते रहता है, गलत दिशा में ना चला जाए। जी जी। तो उनके जो एक पेरेंट्स के मन में आता है तो ये उनके मन में रहता था जी। और वो काफ़ी प्रयास किया करते थे कि मैं काम में लग जाऊं, ना कि घूमना फिरना, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, ऐसा ना हो। जी। आप राजनीति में सक्रिय तो हैं ही, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं और हम आपके इन पहलुओं पर भी बात करेंगे। आप नगर निगम की राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय हैं और यहाँ के एक कहा जाए रग रग से वाकिफ़ है नगर निगम के राजनीति से, तो यहाँ के मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक वक्त हो चला है कि एक गीत सुनते चला जाए। तो मुझे ऐसा पता चला है कि आप गुनगुनाते भी हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो गीत आपको पसंद है उसे गुनगुना भी दें और उसे हम सुन भी लें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको
बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम बैठक में। और आज हमारे साथ नगर निगम अंबिकापुर के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद जी बने हुए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं आपसे। और अब हम नगर निगम के अनुभवों की ओर आना चाहेंगे। आपका एक लंबा अनुभव रहा है नगर निगम में। पिछले 6 बार से आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं नगर निगम में, पार्षद का चुनाव। और ऐसा माना जाता है कि नगर निगम की राजनीति के रग रग से आप वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से यहाँ की राजनीति को जानते हैं। पहली बार जब आप पार्षद चुनाव लड़े थे, उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय का राजनीतिक माहौल, उस समय के मुद्दे क्या थे और आज के समय में क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखता है नगर निगम अंबिकापुर की राजनीति में, यहाँ के मुद्दों में, यहाँ के नेताओं में? काफ़ी परिवर्तन, लगातार परिवर्तन देखने को मिला है इस 25 साल का जो कार्यकाल रहा है। जी, जब पहली बार मैं निर्वाचित हुआ
और उस समय मैं देखता था कि जो फंड हैं वो बहुत कम मिला करते थे, कि जैसे 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश की सरकार थी जी। और उस समय 5 लाख रुपए अगर नगर पालिका हुआ करता था, 5 लाख रुपए को 27 वार्डों में बांटना पड़ता था, तो उसमें ऐसा लगता था कि कुछ काम जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जी, जी। जो ज़रूरतें हैं, वो पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता था जी। और उस समय जो एक ईमानदारी जो देखने को मिलता था कि उस समय की जो सड़कें हैं वो जो बनी हुई हैं, कि अगर सीसी रोड बना हुआ है तो उसमें जो क्वालिटी, जो आज की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जी। जो हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन लोगों के मन में आज भी जैसे अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि हमेशा हर कार्यकाल में मैं देखता हूँ कि 10-15 ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं जी। जो बहुत गंभीर होते हैं, जो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का प्रयास अपने वार्डों में करते हैं। जी। और बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि जो समझ नहीं पाते हैं या उतने गंभीर नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने वार्डों में उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं, जिससे कि जनता का भी नुकसान होता है, उनकी क्षति होती है। और दूसरा ये होता है कि जैसे सेकंड बार जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता का भी आशीर्वाद सहयोग वैसा नहीं मिल पाता है जैसा मिलना चाहिए। जी। तो परिवर्तन तो देखने को लगातार हर कार्यकाल में परिवर्तन दिखता रहा है। नगर निगम अंबिकापुर की विशेष रूप से शहर की बात की जाए तो स्वच्छता के क्षेत्र में यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे राष्ट्र में हम जाने जाते हैं स्वच्छता के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं अन्य मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, आपने इस पर बहुत विरोध भी किया है, सबके सामने आके इसका विरोध भी जताया। जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, कई बार पशुओं को हम देखते हैं रोड पे विचरण करते हुए, पानी की समस्या कई बार बनी रहती है। ये तमाम समस्याएं मुझे लग रहा है कि लगातार बनी हुई हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। आप एक अनुभवी नेता हैं इस नगर निगम के, इनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है और इनका समाधान कैसे किया जाए कि ये समस्याएं, इनसे हम ऊपर उठकर कुछ और सोच पाएं अंबिकापुर नगर निगम के लिए? अंबिकापुर नगर निगम में जब सभापति बना था जी। तो उस समय लौ दुबे जो दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं जी। वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि अंबिकापुर नगर निगम के सभापति बने हैं आप, और आपका क्या लक्ष्य रहेगा और किन कामों को प्राथमिकता में रखेंगे। जी। मेरा उस समय का स्टेटमेंट था कि अंबिकापुर शहर में जगह जगह कचरों का ढेर और नालियां जाम, बदबूदार जो नालियां बनी हुई है, मतलब वो मलबा होने के कारण। जी। और ये भी देखने को मिलता है कि एक घर के लोग दूसरे घर के सामने अगर कचरा फेंक दिए तो वहाँ झगड़े भी होते हैं कि मेरे दरवाजे के सामने कैसे फेंक दिए। तो इस समस्या का निदान अवश्य करेंगे इस कार्यकाल में, और एक कोशिश रहेगी कि ऑटो टिपर लेके आएंगे, ऑटो टिपर में हमारे स्टाफ होंगे, उनके यहाँ से सीधे कचरा ले जाके हम डंपिंग ग्राउंड में डंप करेंगे। यहाँ तक की सोच मेरी थी। और इसके आगे ये हुआ कि ऋतु मैडम यहाँ की कलेक्टर थी जी। और स्वच्छता में 2 करोड़ रुपए आया हुआ था। तो मेरे पास सुनील सिंह करके हमारे जो एजुकेटिव इंजीनियर थे उस समय, तो वो लेके आए, बताया कि 2 करोड़ रुपया है जिसमें स्वच्छ पेयजल में इस पैसे को खर्च करने के लिए कलेक्टर मैडम बोली हैं। तो मैं बोला कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस पैसे को हाइड्रोलिक ऑटो टिपर की खरीदी में खर्च किया जाए, स्वच्छता के लिए किया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए किया जाए। जी। तो वो जब जाके इस बात को बताए तो मेरे को बुलाई और उनका बड़कपन था। वो चाहती तो उनके सिग्नेचर से ही होना था तो वो कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो बुलाई, मेरे से बात की कि ये स्वच्छता वाले में क्या सोच है आपकी। तो मैं उनको बताया कि मैडम ऐसा ऐसा है और जगह जगह कचरे का ढेर जो पड़ा रहता है, नालियाँ जाम रहती हैं, और कितना भी हम कुछ कर लें लेकिन ये व्यवस्था अगर इस तरीके से अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनेगी। तो उनने ये कहा कि ठीक है, मैं सोचती हूँ इसमें। और फिर वो 1 आध सप्ताह के बाद बुलाई तो बोले कि आमिर खान का जो एक एपिसोड था सत्यमेव जयते, उसमें मैं देखी हूँ, उस सभी पार्षदों को बुला लेती हूँ और उस एपिसोड में जो आए हुए थे उनको भी बुला लेती हूँ, साउथ इंडियन है उनको बुलाती हूँ। और वो जब बुलाई और फिर सभी लोगों के साथ बैठक कराई तो वो, मैं तो वहीं तक सोचा था, लेकिन उसमें बड़ा योगदान उनका रहा कि उनके हस्बैंड भी डायरेक्टर नगरीय निकाय थे
जी। तो ये जब किसी प्रस्ताव को भेजती थी तो पैसा भी आ जाता था। यहाँ ज़मीनों को आवंटित करने की बात थी कि SLRM सेंटर बनाना था, तो उसके लिए वो खुद कलेक्टर थी, तो काफ़ी 17 सेंटर बने जी। और पैसे आते गए। और फिर एक बड़ा काम अंबिकापुर शहर में अंबिकापुर नगर के लोगों के सहयोग से जी। जी। सभी ने सहयोग किया, जिसके कारण आज देश और दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर की पहचान बनी। और जो इस स्वच्छता का जो मॉडल निगम अंबिकापुर का है, ये पहला है हमारा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के क्षेत्र में जो आह्वान किए, उससे पहले निगम अंबिकापुर में काम चालू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और रही बात अभी वर्तमान जो स्थिति की जो बात आप कर रहे हैं, जी। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनको भी सुझाव देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उसमें है क्या कि आज जैसे फंड की बात जहाँ तक आती है कि नगरीय निकाय में आज ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी। अब कौन सा इंजन बचा हुआ है कि अगर देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, और उसी उम्मीद पे अंबिकापुर नगर की जनता नगर निगम की बागडोर भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से सौंपा है कि अंबिकापुर शहर का विकास होगा। जी। और आज 1.5 साल से ऊपर का समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 1.5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। आज लगभग 6 महीने का समय निगम में बीत चुका है। जी। और उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि ये व्यवस्था, चूंकि मेरे को अभी 1 साल 2 साल लगेगा, तो मेरा ये कहना नहीं है कि 1 साल में कोई आपके पास जादू की छड़ी है कि 6 महीने में 1 महीने में आप करके दिखा दोगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जी। जी। लेकिन जो प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये तो तय करना होगा ना कि जैसे आप इंडोर स्टेडियम बना देंगे या ये आप अभी कॉरिडोर बना देंगे, महामाया कॉरिडोर बना देंगे 12 करोड़ रुपए का, इंडोर हॉल बना लेंगे, लेकिन हमारी जो सड़कें हैं जिसमें अंबिकापुर शहर के नागरिक प्रतिदिन चला करते हैं, जी। अगर उसमें हम गिट्टी का डस्ट भी नहीं डाल पा रहे हैं, उन गड्ढों को नहीं भर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी क्षमता नहीं है। तो मैं उस पे इनको गंभीर एक सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आम नागरिक की जो अपेक्षाएं हैं, जी। उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए संसाधन है निगम में, कई संसाधन है। मतलब 2 करोड़ रुपए आज एक फंड, कई बार मीटिंग में भी अलग से भी मैं बता चुका हूँ कि आश्रय शुल्क का पैसा पड़ा हुआ है, उस 2 करोड़ से ही आप पैच रिपेयर का काम कर दो तो शहर के लोगों को राहत मिल जाए। आप बता रहे हैं, आपके स्टूडियो में ये जानकारी मिली कि 10 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पैसा आया हुआ था। तो ऐसी जानकारी देने से बचे। 2005 में रमन सिंह जी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था और माननीय प्रबोध मिन जी महापौर हुआ करते थे। जी। और उस समय हम लोगों का ये आरोप था कि 1.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, सिर्फ लेबलिंग में खर्च कर दिया गया। और हम लोगों के द्वारा जांच भी कराया गया था, लेकिन सरकार उनकी थी, जिस तरीके की भी जांच हुई उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये था कि 1.5 करोड़ रुपए की राशि आई थी। उसके बाद कोई पैसा छत्तीसगढ़ शासन से आज दिन नांग तक प्राप्त नहीं हुई है। तो पहले आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप सिर्फ ये कहिएगा कि मैं महिला हूँ, तो महिला है, महिलाओं का जो सम्मान होता है उस सम्मान को पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारी, आम जनता अगर विपक्ष की जिम्मेदारी हमको सौंपी है, जी। तो जहां आप गलत रहिएगा, गलत करिएगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अगर नहीं कर पाइएगा, तो वैसे में आईना दिखाने का काम तो विपक्ष करेगी। जी। आपने जिक्र किया महापौर मैडम के इंटरव्यू का, उनसे चर्चा के दौरान उनका एक और मुद्दा था नगर निगम को लेकर ही कि नगर निगम की वित्तीय हालत बहुत ख़राब है और बहुत सारी देनदारियां हैं जो पूर्व की सरकार थी, आप ही लोगों की सरकार थी, उन्होंने छोड़ के गए हैं और उनको कहीं ना कहीं इनको करना पड़ रहा है। तो ये समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों ने नगर निगम में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, राजस्व अर्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की पिछले 10 सालों में, इसलिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम की जो स्थिति है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, वो स्थानीय सरकार है और चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि, यात्री कर, ये जो राशि है, पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है। जी। आज आप अलग से जो भी टैक्स लगाना चाहें, जैसे इस तरीके की कोई व्यवस्था करना चाहें, तो शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जी। रही बात जैसे आप पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है नगरीय निकायों की, ये पूरी तरीके से शासन के अनुदान पे निर्भर है।
जब हम लोग पहली बार 10 साल पहले जब सरकार में आए, करीब 10.5 साल पहले, और 10 साल के बाद प्रबोध मिंज जी हटे और कांग्रेस की सरकार नगर निगम में आई, उस समय विद्युत का बकाया, कर्मचारियों का वेतन, अंतर की राशि लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि थी। तो 12 करोड़ रुपए की राशि हम लोग लाकर और उसकी पूर्ति कराए थे जी। फिर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और हम यहाँ फिर से रिपीट किए। उस समय भी जो अंतर की राशि थी, जैसे हमारी सरकार बनी थी उस अंतर की राशि को समाप्त किया गया है। तो ये लगातार है। इसमें ये कहना कि कांग्रेस के लोग 10 साल तक बैठे थे तो ये कर्ज में डाल के चले गए, ये कार्यकाल, ऐसा भी कार्यकाल रहा है उस 10 साल के पीरियड में कि उस समय जितने भी ब्याज से जो स्कीम लागू थे नगर निगम में, सारे ब्याज का जो ऋण था नगर निगम के ऊपर, वो सारे ऋण जमा कर दिए गए थे, 0 ब्याज हो गया था एक समय। ऐसी भी स्थिति हम लोगों के कार्यकाल में थी जी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आर्थिक जो आय का स्रोत है वो नगरीय निकायों में बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव भी देते हैं हम लोग, बहुत सारे सुझाव दिए भी गए। आज 31 जमीनों को पूरे अंबिकापुर शहर में चिन्हांकित करके, चाहे वो सत्ता पक्ष के पार्षद हों चाहे विपक्ष के हों, सभी की जानकारी में है कि मैं अंबिकापुर शहर में 3 दिन घूम करके और शासकीय ज़मीनों का चिन्हांकन करा के, यहाँ जब कलेक्टर हुआ करते थे प्रसन्ना साहब, और उनके जानकारी में भी दिया था कि ये हैं, इसको आवंटित अगर कर देंगे। झा साहब आए तो उनको भी दिया था। तो लगातार इसमें प्रयास होते रहा है कि जैसे ये जो ज़मीनें हैं शासकीय ज़मीन, ये हमको आप दे देंगे, वैसी स्थिति में हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ बैंकिंग की सुविधा के लिए बड़ा अगर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं पार्किंग के साथ तो एक बड़ा आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन जब तक उसमें शासन की तरफ से या प्रशासन सहयोग नहीं करेगी, वैसी स्थिति में इन कार्यों को भी हम करने में नगर निगम खुद में सक्षम नहीं है। जी। शासकीय ज़मीन की बात आई है तो एक और मुद्दा है शासकीय ज़मीन को लेकर अंबिकापुर में, खास करके जो अतिक्रमण की बात आती है, इंक्रोचमेंट की बात आती है, उसमें भी आरोप लगता है कि नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के सह से ये अतिक्रमण का कार्य किया जाता है और एक दूसरे का विरोध करते हैं और कहीं न कहीं समस्या का समाधान नहीं हो पाता। इस बारे में आपका क्या कहना है? अंबिकापुर शहर में मेरे ख्याल से लगभग 40% आबादी शासकीय ज़मीन में जो उनका बसाहट है वो स्थिति अंबिकापुर शहर में है जी। और इसके लिए अगर देखेंगे तो जमाने से जो एक इंक्रोचमेंट चला आ रहा है कि इंक्रोचमेंट, फिर राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा का मिलना, फिर बीजेपी सरकार में कुछ योजनाएं आई उनकी उस माध्यम से मिलना, तो ये लगातार चला है। और रही बात कि जैसे कहीं पे नेताओं की सहभागिता या संलिप्तता की बात आती है, मैं ये मानता हूँ कि जो ये स्थिति पूरे नगर निगम अंबिकापुर में देखने को मिलती है, अमूमन पूरे प्रदेश, पूरे देश में देखने को मिलती है। आज ऐसा नहीं कि जैसे सारे लोग इसके संरक्षक हैं, बल्कि जीवन में एक व्यक्ति को भी कभी भी ये नहीं मेरे द्वारा कहा गया कि तुम यहाँ पे इंक्रोच कर लो। जब कभी भी, और ऐसे दौर कई आए कि बहुत सारे लोग आए, कभी घुटरापारा के, कभी नवागढ़ के, तो कभी बौरीपारा के, तो कभी गांधीनगर के, बहुत सारे लोग आए कि यहाँ पे शासकीय ज़मीन हमको इतने रुपए में मिल रहा है, इसमें लेके बना लें क्या। और हमेशा मैं ये कहा कि अगर आप पैसे खर्च करके अभी ले भी ले रहे हो, उसमें 2-4 लाख रुपए बनाने में खर्च करोगे और शासकीय ज़मीन है, प्रशासन जब तोड़ने आएगी और मैं बचाव नहीं करूँगा, उस समय आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा दिए। तो शासकीय ज़मीन में मैं कभी आपको सहमति नहीं दूंगा कि वहाँ जाके आप बनाओ। तो ये रहा है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की बात तो चलता ही है। रही बात, मैं जब नवागढ़ में पार्षद था तो नवागढ़ में पार्षद था तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 42 एकड़ ज़मीन जिसमें कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे तो उसको खाली कराया था। 42 एकड़ ज़मीन, चांदमारी जिसको बोलते हैं, वो जो लोग कई तरह की बात फैलाना चाहते हैं, छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जिनको दिखता नहीं है उनको दिखाना चाहता हूँ कि कभी नवागढ़ आके देखें और वहाँ की वास्तविक स्थिति को समझें कि वहाँ जो पटवारी भवन बना हुआ है
तो पटवारी भवन को खाली, उस समय मैं पार्षद था वहाँ और मैं खड़ा होकर वहाँ खाली कराया था। अगर तालाब के पीड़ में 65 डिसमिल जमीन इंक्रोच था तो उसको भी खाली कराने का काम मेरे द्वारा कराया गया था। एक हॉस्टल का निर्माण होना था, लेकिन वो भी गर्ल्स हॉस्टल बना इधर, और मेरे ख्याल से आज तक वो माइनॉरिटी के लिए जो बना था आज भी सफल नहीं हुआ वहाँ। मेरा ये मानना था कि जो जिस क्षेत्र में आबादी है उस क्षेत्र में बने तो वहाँ के लोगों को लाभ मिल सकता है। वैसे ही वहाँ एक गरीब नवाज स्कूल हुआ करता था 1.5 एकड़ ज़मीन में, उसको खाली कराया था, और आज वहाँ पे एक आलम बाग बना हुआ है, एक बड़ा उद्यान बना हुआ है नवागढ़ में, जो देखने लायक है। जी, तो मुझे लगता है यही सारे काम हैं जो आप लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, और लगातार 6 बार से आप विजयी रहे हैं पार्षद का चुनाव। अब हम आपके राज्य स्तर की राजनीति और आपके सेवाओं पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से समय हो गया है कि एक और गीत सुन लिया जाए। तो इस बार कौन सा गीत गुनगुनाना चाहेंगे आप? तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हो, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी
कायनात मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और आप राज्य स्तर पे आपको सेवा देने के लिए बुलाया गया। रायपुर में आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ उपलब्धियां रहीं? उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्रम कल्याण मंडल की जिम्मेदारी आदरणीय महाराज साहब के आशीर्वाद से, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, ये मेरा सौभाग्य था कि उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर पार्टी के माध्यम से मिला जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं श्रम कल्याण मंडल में जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है जी, तो उसमें बहुत हद तक परिवर्तन लाने का प्रयास किया और वो आज तक अभी तक बने हुए हैं कि जब श्रम कल्याण मंडल में गया और वहाँ मैं देखा कि किस तरीके की व्यवस्था है, तो वो जैसे एक खरीदी करने का सिस्टम था कि साइकिल, मशीन ये सब खरीद के, और जो संगठित मजदूर श्रम कल्याण मंडल के दायरे में जो 10 या 10 से अधिक की संख्या में किसी भी संस्थान में काम करते हैं, तो वैसे श्रमिकों का पंजीयन श्रम कल्याण मंडल में होता है जी। और उसमें ये रहता है कि लगभग 50% 110 रुपये में 55 रुपये खुद हितग्राही को देना पड़ता है जो श्रमिक है जी, और 55 रुपया सरकार अनुदान देती है उसमें जी। और ये जो 110 रुपये की जो राशि है, जितने भी श्रमिक हैं जब 110 रुपये एक वर्ष में खर्च करते हैं जी, तो एक वर्ष तक जैसे उनके अगर 1 बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने बच्चे हैं जी, तो सभी को जो वहाँ मंडल की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिलता है। बच्चों को ही नहीं, वो जैसे उनको भी जैसे कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएं या अन्य जैसे कोई उनकी वाइफ हैं, उनको अगर रोजगार के लिए सिलाई सेंटर जाना है या कुछ भी ऐसा जी, तो बहुत सारी योजनाएं जो बनी हुई हैं उसका लाभ उनको मिलता है। लेकिन मैं ये देखा कि जब वो जो साइकिल और मशीनों का वितरण होता था, तो इसमें अपन एक सुझाव शासन को दिए थे अपने विभाग के माध्यम से जी, कि खरीदी ना करके सीधे उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए, तो जिससे कि वो अपने चॉइस से और क्वालिटी के जो सामान हैं, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो मशीन हो, वो खरीद सकें। दूसरी बात ये थी उसमें कि जो छात्रवृत्ति की जो योजना थी, तो उसमें अपन जो 1 से 5वीं तक के बच्चों को 3,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान अपने कार्यकाल में मुझे इस बात की खुशी है कि 3,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया, और 8वीं तक के बच्चों को 5,000 रुपये, और 10वीं 12वीं तक के बच्चों को 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक, अगर कोई मास्टर डिग्री कर रहा है तो 20,000 रुपये तक की राशि मंडल के माध्यम से उसको
जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों को मिलता है। जी। तो ये जो मैं प्रावधान किया था, मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छा काम, इससे जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं जी। उनको इससे काफ़ी राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। जी। और मैं ये देखा कि जो अपन योजना बनाए और योजना के बाद एक नीट में IIT, IIT, तो इसमें जो मेरिट के बच्चे हैं जिनका शासकीय सीटों में सिलेक्शन होता है, तो मैं ये देखा कि जैसे 40-45 हज़ार रुपया प्रति वर्ष अगर नीट के एग्ज़ाम में यदि कोई बच्चा शासकीय सीट में सिलेक्शन किसी का हुआ, तो जब वो MBBS का कोर्स करता है 4.5 साल का, तो प्रति वर्ष उसको 40-45 हज़ार रुपये का खर्च आता है। जी। तो उसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर शासकीय सीट में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों का सिलेक्शन होता है तो प्रति वर्ष 50 हज़ार रुपया दिया जाएगा। जी। IT, IIT जिसमें भी अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसमें दिया जाएगा। उसी तरीके से जैसे जो खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए जी। एक योजना मेरे कार्यकाल में बनी है, सभी मेंबर जो हमारे थे सभी के सहयोग से, कि उसमें ये जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी। जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे तो उनको 5,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए की राशि, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी। तो ये जो और कई योजनाएं जो मेरे कार्यकाल में बनी है सभी के सहयोग से, सभी मेंबरों के सहयोग से, तो ऐसा लगता है कि उसमें जागरूकता भी बढ़ाया गया था। जगह जगह हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाए थे, मजदूरों के बीच जाकर जी। सभी जिले में गए थे और वहाँ भी इसको अपन बताते भी थे कि जैसे अगर 110 रुपये प्रति वर्ष आप खर्च कर रहे हो जी। और आपके यहाँ अगर सिर्फ प्राइमरी का एक बच्चा है तो भी 3,000 रुपये साल मिल रहा है 110 रुपये के अगेंस्ट में। जी। जी। तो आप इस बात को आप समझो और इस पंजीयन को कराओ आप, जिससे कि लाभ हासिल आप कर सको। और वैसे में जब मैं ज्वाइन किया था तो लगभग वहाँ जो पंजीकृत श्रमिकों की संख्या थी, जी। जैसा मुझे ध्यान आ रहा है कि 1,87,000 या 82,000 की संख्या थी। और जब मैं 3 साल का कार्यकाल पूर्ण किया तो लगभग 5 लाख श्रमिकों की संख्या हो गई थी। जी। तो जो कितने सालों में वहाँ 1,82,000 या 86,000 पहुँचे थे और मैं उसको डबल से भी अधिक करने में सफल रहा। जी। ऐसा मेरे कार्यकाल में सभी के सहयोग से, वो जो हमारे अधिकारी कर्मचारी थे उनने भी बहुत सहयोग किया। उनको भी लगा कि किस क्षेत्र में हमारी रुचि है। लेकिन फिर भी मेरे को जो वहाँ कमी दिखाई देती है वो ये है कि मिनिमम वेजेस का पालन पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत आंशिक रूप से हो रहा है और ये स्थिति पूरे देश में है। जी। जी। कि मिनिमम वेजेस का पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर 8 घंटे में उनको अगर 462 रुपया मिलना चाहिए तो 8 घंटे के जगह 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, तो वो जहाँ पे डबल हो जाना चाहिए तो डबल का लाभ बहुत कम ऐसे जगह होंगे जहाँ पे मिल पा रहा है। ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन 90% ये विसंगति देखने को पूरे प्रदेश में और मेरे ख्याल से अमूमन अभी पूरे देश भर में इस क्षेत्र में अभी मजबूत काम नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। आपके काम को देखते हैं जब आपके, चाहे वो श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में हो या आपके राजनीतिक सफ़र को देखते हैं, आपके जनाधार को देखते हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको शायद उस स्तर का अवसर नहीं दिया गया या वो मौके नहीं दिए गए जितना शायद आप उसके हकदार हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? कोशिश तो ऐसा करीब 3 कार्यकाल से मैं भी प्रयास किया जी कि यदि मेरे को भी विधानसभा जाने का अवसर मिलता तो मन में तो है कि कुछ और अच्छा करने का प्रयास करता। जो मेरे मन में है कि अगर राजनीति में जनता की सेवा के लिए या आम जन की सेवा के लिए हम आए हैं तो जैसे एक जो बड़ा जनप्रतिनिधि होता है तो अधिकार भी बड़े हो जाते हैं। आज अगर एक पार्षद के रूप में जब हम काम करते हैं, अधिकार बहुत सीमित हैं, बहुत छोटे हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों की और वो परेशानी रहती है, इसलिए वो लोग बोलते हैं और उनसे हमारा सीधे संवाद होता है, प्रतिदिन होता है कि जैसे अगर हम निकल रहे हैं अपने गली से तो भी उनसे मुलाकात होती है।
तो ये जो स्थिति है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस काम को नहीं करा पा रहा हूँ और इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो वैसे समय पे लगता है कि कभी जिम्मेदारी मिले तो कुछ मैं भी विधानसभा में भी अपने विचारों से विधानसभा को अवगत कराऊँ। जी, विधानसभा के लिए आपने दावेदारी की थी और उस समय दुर्भाग्य से आपको नहीं दिया गया। हाई कमान से, आला कमान से क्या कुछ संदेश आपको मिला था, क्या कुछ बातचीत हुई थी? मैं राजनीति में चूँकि कभी एक भावनात्मक रिश्ता जैसा भी है, राजनीति से हटके भी, आदरणीय टी.एस. बाबा साहब से, और उन्हीं के माध्यम से जो राजनीति में अभी तक का सफ़र है वो रहा है। और इसके अलावे कोई ऐसा नहीं कि अलग से जाके कहीं जाके बात अपने जो मैं विधानसभा के लिए प्रयास किया तो उसके लिए अलग से प्रयास किया हूँ, ऐसा नहीं था जी। अभी तक उन्हीं के माध्यम से प्रयास रहा है, आगे भी उन्हीं के माध्यम से प्रयास रहेगा। चूँकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे जीवन में भी काफ़ी एक अहम रोल आदरणीय टी.एस. बाबा साहब का रहा है जी। मेरे माता पिता के बाद अगर मैं ध्यान करता हूँ तो काफ़ी बड़ा रोल रहा है उनका। जी जी। तो ऐसा भी लगता है कि सब कुछ राजनीति या सब कुछ विधानसभा का ही नहीं है। जी जी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और एक बार फिर से चाहेंगे कि एक गीत या तो आप गुनगुना दें या बता दें जिसे हम अपने श्रोताओं को सुना पाएं। आप सुना देंगे, हर करम अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन
नेताजी, अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं कार्यक्रम के, और एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा। जब भी सामाजिक सद्भावना की बात आती है, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों के बीच में आपसी सद्भाव की बात आती है, तो आपकी भूमिका विशेषकर नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में या सरगुजा अंचल में आपकी विशेष भूमिका बन जाती है। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद चुनौतीपूर्ण हो इस माहौल को बनाए रखने में, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आया? अमूमन किस तरह की चुनौतियां आती हैं जब आप सद्भावना को बनाए रखने की बात करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और एक शांति की स्थिति को बनाए रखने के लिए जब प्रयास करते हैं? ये जो एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जो बात आपके माध्यम से पूछी गई है, तो इसमें मैं जो महसूस किया अभी तक के जीवन में, अगर बहुत हद तक 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक अगर मैं किसी जाति धर्म में अंतर नहीं करता तो मेरे साथ भी लोग अंतर नहीं करते हैं जी। हाँ, मेरे साथ भी मैं तो देखा कि मेरे को बढ़ चढ़ के लोग अपनाए हैं बहुत ज़्यादा। जितना अपनापन, जितना सम्मान, जितना इज्जत दिए, तो मेरे लिए शायद मैं अंबिकापुर के लिए जान भी दे दूं तो कम है। पूरे सरगुजा संभाग में जहाँ कहीं भी गया तो इस मामले में मैं कभी अंतर अपने मामले में नहीं देखा जी। और मेरा ये एक पूर्ण विश्वास है कि एक ताकत है जो हम सबको इस दुनिया में लाने वाला है, और एक ही ईश्वर के, एक ही मालिक के बनाए हुए हम सब हैं, तो वो अंतर इंसान में हो ही नहीं सकता जी। अपने अपने धर्म है, उसका पालन अपने अपने तरीके से हम अपने अपने रीति रिवाजों से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक जब कभी भी आपसी भाईचारा या आपसी जो एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जब बात आती है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जैसे कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों पे कोई गलत कमेंट्स कर दे जी। उनके जैसे धार्मिक रीति रिवाजों पे आरोप प्रत्यारोप कर दे, तो वैसे बहुत एक नाजुक स्थिति बन जाती है और मेरे को बहुत तकलीफ होता है। मैं एक बार जिला प्रशासन में भी शांति समिति की बैठक में एक सुझाव भी दिया था कि सभी धर्म के लोगों का एक कमेटी बना दिया जाए और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी रख दिया जाए, और किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग जब उस कमेटी में रहेंगे और किसी के द्वारा भी गलत अगर कमेंट्स किया गया तो उसमें कार्रवाई के लिए सारे लोग एक साथ जाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं, जिससे सामाजिक सौहार्द में कोई आंच ना आ सके। क्योंकि जाति धर्म का जो एक चोला पहन के जो राजनीति करते हैं या एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। अपने आप में उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्मों के आधार पे आगे बढ़ूंगा और मैं धर्म का सहारा नहीं लूँगा। तो आज इसमें कहीं कुछ हद तक गिरावट आ रही है, जिसको फिर से बनाने की आवश्यकता है। और आज अंबिकापुर शहर में 99% लोग इस पक्ष के हैं कि आपसी सद्भावना बनी रहे, आपस में भाईचारा बनी रहे और सभी लोग इस दिशा में सहयोग करते हैं। ये अंबिकापुर शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं कहीं पे अंतर नहीं देखता हूँ, और आने वाले समय में अंबिकापुर शहर और मजबूत दिखाई देगी, ऐसा मेरा मानना है। आखिर में अब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, नगर निगम अंबिकापुर की जनता को, सरगुजा अंचल के जनता को कुछ संदेश अगर देना चाहते हो तो। नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में जो अंबिकापुर शहर की जनता है वास्तव में बहुत समझदार, बहुत सुलझी हुई जनता है जी। सभी चीज़ों को देखती है, समझती है और गलत सही में अंतर समझते हुए अपने फैसलों को पूरे सरगुजा संभाग में मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि यहाँ अगर कोई विघ्न या बाधा डालने का भी प्रयास करते हैं पूरे सरगुजा संभाग में जी। तो भी हमारे यहाँ ये देखा गया कि गलत सही के आधार पे विरोध होता है या सपोर्ट होता है जी। और इसी व्यवस्था को सरगुजा संभाग के लिए, अंबिकापुर शहर के लिए बना के रखना आवश्यक है। हम किसी जाति धर्म के आधार पे ना देखें, बल्कि ये देखें कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके आधार पे ही जो एक आज तक की व्यवस्था बनी है, इसी व्यवस्था को आगे के लिए भी बनाने की ज़रूरत है और इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बात अब यहाँ तक नहीं रह गई है
कि जैसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात पूरे देश भर में हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अगड़ा पिछड़ा की बात, तो आदिवासी गैर आदिवासी की बात, या ब्राह्मण राजपूत की बात हो रही है, अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है। तो ये जाति पाति में अगर बढ़ गया तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आज सही और गलत पे हम लोग अगर टिके रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा और समाज भी बेहतर होगा। जी नेताजी, आज आप तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद हमारे लिए समय निकाले, आप आए आकाशवाणी के स्टूडियो में और आपसे बहुत ही आत्मीयता आपसे बातचीत हुई। आपने बड़े ही खुल के सरलता से सहजता से हमारे सवालों का जवाब दिया और सभी बातें लगभग आपसे हमने सभी तरह के सवाल पूछे और आपने बड़े ही आत्मीयता के साथ जवाब दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और चाहेंगे कि भविष्य में भी अगर मौका मिले तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की पूरी टीम को, आपको, सभी श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। जी श्रोताओं, इसी के साथ बैठक का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। एक नए अंक के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक नई कहानी के साथ बैठक की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी प्रमेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।